मित्रों, सुना रहा हूं वहां कोई नहीं जाता पार्ट 2। पिछले भाग में आपने सुना कैसे 3 दोस्त अमित शेखावत, सुदीप सिंह और पुनीत भगत आए तो जैसलमेर छुट्टियां मनाने थे, पर तीनों उस जंगल में जाने की ठान लेते हैं जहां कोई नहीं जाता। हालांकि पुनीत जंगल में नहीं जाता, पर जब अमित और सुदीप जंगल से बाहर निकलते हैं तो पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। अमित कहने लगता है, मेरी लाश यहीं गड़ी है, इसे मुझे निकालना है। वहीं सुदीप दोनों पैर ठीक होने के बावजूद कहने लगता है, मेरे पैर कटे हुए हैं, मैं चल नहीं सकता। पर जब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया तो पुनीत ने आखिर मशहूर डिटेक्टिव बुमराह से मदद मांग ही ली। डिटेक्टिव बुमराह और उनके पार्टनर सैम इस जंगल का रहस्य पता करने जैसलमेर आ ही गए। लगभग शाम 5 बजे जब बुमराह और सैम उस जंगल के बाहर पहुंचे तो उस जंगल का नज़ारा देख मानो दंग रह गए। बाहर से देखने में तो ये जंगल लगता ही नहीं, बल्कि इतना खूबसूरत दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हरे भरे पेड़, अनेकों फूल, पक्षियों की मधुर चहचहाट, भला इसका क्या रहस्य होगा, सैम ने कहा। तभी पुनीत भी वहां पहुंच गया। डिटेक्टिव, बाहर से जंगल को भांपना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ये जंगल ऐसा नहीं जैसा बाहर से है, पुनीत ने कहा। मतलब? डिटेक्टिव बुमराह ने पूछा। मतलब यह कि ये जंगल अंदर से बिल्कुल उल्टा है और उतना ही डरावना जितना बाहर से ये लुभावना दिखता है। क्या आप मेरा कहा सामान लाए हैं? डिटेक्टिव बुमराह ने पुनीत से पूछा। जी हाँ, ये रहा वो इंजेक्शन, ये खास पट्टियाँ, हेलमेट और हाँ, ये चश्मा, पुनीत ने डिटेक्टिव बुमराह को सामान देते हुए कहा। डिटेक्टिव बुमराह भी जंगल की ओर बढ़े ही थे कि उन्हें वहां वो बोर्ड दिखा जहां लिखा था, यहाँ कोई नहीं आता, लौट जाओ। अभी सैम और पुनीत कुछ बोल पाते, डिटेक्टिव बुमराह उनकी आंखों से ओझल हो जंगल में जा चुके थे। अभी डिटेक्टिव बुमराह अंदर आए ही थे कि अंदर का दृश्य देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर से पूरा जंगल मानो एक सफेद से धुएं की चादर में ढका हुआ था और घने सन्नाटे से घिरा यह जंगल इतना डरावना लग रहा था कि किसी को भी अंदर तक भयभीत कर सकता था। कुछ समय चलने के बाद अचानक डिटेक्टिव बुमराह के पांव रुक गए। उनके सामने एक व्यक्ति मदद की गुहार लगा रहा था, जिसका सिर्फ आधा शरीर ही दिख रहा था और बाकी पेड़ के तनों के अंदर था। डिटेक्टिव यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। वो अभी उस व्यक्ति तक पहुंच पाते, वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। डिटेक्टिव बुमराह ने अपने चेहरे को थपथपाते हुए फिर से उस ओर देखा, पर वहां अब कोई नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झोपड़ी दिखी जिसमें से रोशनी आ रही थी। डिटेक्टिव तुरंत उस झोपड़ी में चले गए। अंदर से झोपड़ी टूटी फूटी दिख रही थी। नीचे बहुत सारे कागज पड़े हुए थे और सामने दीवार पर एक चार्ट सा दिख रहा था। ये तो वही चार्ट है जो मैंने उस शातिर किलर को पकड़ने के लिए बनाया था। अभी वो कुछ समझ पाते कि झोपड़ी के अंदर रखे सामान इधर उधर गिरने लगे, मानो उन्हें कोई फेंक रहा हो। डिटेक्टिव भी कुछ समझ पाते, उनके सामने वो शातिर किलर खड़ा था जिसको वो बहुत पहले पकड़ चुके थे, पर उसका चेहरा सुर्ख सफेद हो चुका था और उसकी पीली आंखों से एक अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। डिटेक्टिव बुमराह गिरते पड़ते झोपड़ी से बाहर आए तो मानो सब खत्म हो चुका था। उन्हें सामने कई सारे गड्ढे खोदे दिखे जिनसे अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो वो बुमराह को बुला रहे थे। बुमराह ने अपने दोनों कान हाथों से मूंद लिए और एक कोने में बैठ गए। उधर बुमराह के पार्टनर सैम और पुनीत चिंता में डूब गए। आखिर डिटेक्टिव बुमराह को अंदर गए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। बहुत इंतजार के बाद जब सैम मदद के लिए भी मुड़े ही थे कि अचानक बुमराह को जंगल से बाहर आते देखा। अभी सैम कुछ कह पाता, डिटेक्टिव बुमराह जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे उस सीरियल किलर को पकड़ना ही होगा, वो और लोगों की हत्या करने वाला है। ऐसा कहते कहते डिटेक्टिव बुमराह बेहोश हो गए। लगभग 4 घंटे बाद जब बुमराह को होश आया तो सैम ने डरते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? थोड़ी देर सैम को ध्यान से देखते हुए जब डिटेक्टिव बुमराह ने सैम को कहा, वो जंगल ठीक नहीं, तो हंसते हुए सैम ने कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा तुम कहोगे मुझे उस किलर को पकड़ना है। मतलब? बुमराह ने पूछा। मतलब ये कि जब तुम जंगल से बाहर आए तो बार बार यही दोहरा रहे थे। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है? सैम ने पूछा। बुमराह ने कहा, आने से पहले मैंने थोड़ी छानबीन की तो पता चला वहां खोजकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम कई साल पहले रिसर्च कर रही थी, जिनमें आयरन ओर्स का बेहद इस्तेमाल होता था और वहां आए दिन विस्फोट हुआ करते थे, जिनकी वजह से न जाने कितने ही लोग इस रिसर्च के हादसों का शिकार हो चले थे और धीरे धीरे यहाँ की जमीन और वातावरण में बदलाव आने लगा।
और यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बन गई। और वही कारण है जिसकी वजह से लोग जब इस जंगल में आते हैं तो इन फील्ड्स और इस वातावरण की वजह से उन्हें इल्यूजन यानी भ्रम हो जाता है और उनका दिमाग उन्हें वही दिखाता है जिससे वो डरते हैं या फिर अक्सर जिसके बारे में वो सोचते हैं। मतलब? सैम ने पूछा। मतलब ये कि अमित शेखावत एक साइंटिस्ट थे और वो इस बात पर शोध कर रहे थे कि मौत के बाद सोल होती भी है कि नहीं। और जब उस जंगल में वो गए तो बार बार यही कह रहे थे कि मेरी लाश यहीं गड़ी है और इसे मुझे निकालना है। यानी उनकी सोच उन पर हावी हो गई और वो समझ बैठे कि वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा बाहर है। ठीक ऐसा ही सुदीप के साथ हुआ। वो एक रनर था जिसे दौड़ने का बेहद शौक था, पर कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट के कारण उसके दाएं पैर में पैरालिसिस हो गया। हालांकि वो ठीक हो गया था, पर उसकी यह सोच कहीं उसके पाँव में दोबारा पैरालिसिस ना हो जाए उसके ऊपर हावी हो गई। यानी उसे लगने लगा कि उसके पाँव कट चुके हैं और वो अब चल नहीं सकता। कुछ मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे कभी वो पुराने केस का शातिर किलर दिखता तो कभी वो चार्ट्स। पर तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? सैम ने पूछा। मैंने वो इंजेक्शन, पट्टियाँ, ग्लासेस और हेलमेट इसीलिए तो मंगवाए थे। जंगल में जाने से पहले मैंने वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लिया था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग पर इल्यूजन का असर परमानेंट नहीं हुआ। हेलमेट भी सर को एक दोहरे शील्ड की तरह बचा रहा था जिसमें एक खास फोम का इस्तेमाल हुआ था। और इंफ्रारेड ग्लासेस मुझे अंधेरे में मदद कर रहे थे। और वो पट्टियाँ? सैम ने पूछा। वो तो गांव की अफवाह थी कि जंगल में पाँव की तरफ मत देखना। मुझे लगा पाँव को भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने पाँव पर ये एंटीसेप्टिक पट्टियाँ बांध ली। पर वो तो बस एक अफवाह निकली। पर मैंने तो सुना है वहां भूत हैं, सैम ने कहा। तब बुमराह ने कहा, देखो भूत का तो मुझे पता नहीं, पर वहां ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जो हमारी सोच के बहुत परे हैं। मैंने खुद उनको बेहद करीब से महसूस किया है। इतना कह दोनों उस जंगल के बाहर चले गए और वहां एक और बोर्ड लगवा दिया, यहाँ कोई नहीं जाता और जो जाता है वो वापस वैसे नहीं आता। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। सुनते रहिए कहानियां